जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नया रेगुलेशन बनाया है यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नाम से, तब से एक पक्ष लगातार विरोध कर रहा है इस रेगुलेशन का, वहीं दूसरा पक्ष जो है लगातार सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ यूजीसी है क्या, क्यों बना, क्या कार्य करती है, इन चीज़ों पर भी डिस्कस करने वाले हैं। यही पूरा का पूरा रेगुलेशन है साथियों, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं, विरोध और समर्थन दोनों मिल रहा है। डिटेल में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का हेट कमेंट आप लोग ना करें। वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तथ्यों के साथ में। इस वीडियो का पर्पस किन्हीं की भावनाओं को आहत ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सटीक जानकारी देना है, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न न रहे प्यारे साथियों। और इस रेगुलेशन का नाम है साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026। और ये क्यों बनाया गया है? समता के संवर्धन हेतु। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर समता के संवर्धन हेतु बनाया गया है। और बेसिकली फोकस किया गया है साथियों कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है शैक्षणिक संस्थानों में, धर्म को लेकर, नस्ल को लेकर, जाति, लिंग या जन्म स्थान या फिर दिव्यांगजनों के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव होता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में किसी भी तरह से, तो उनके लिए ये बनाया गया है। क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ही। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा यूजीसी के बारे में साथियों। यूजीसी है क्या, क्यों बना, क्या क्या कार्य करती है, उसके बाद में यूजीसी के द्वारा जो नया कानून, नया नियम बनाया गया 2026 में, इस पर डिस्कस करेंगे। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक और संवैधानिक में अंतर होता है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार की गई थी और इसे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि हायर एजुकेशन जो है साथियों, वहाँ पर जो भी समन्वय होगा, जो भी निर्धारण, उनकी देख रेख, रख रखाव, रूल रेगुलेशन बनाना, मान्यता देना विश्वविद्यालयों को, उनके लिए करिकुलम तैयार करना, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार, राज्य सरकार को सलाह देना, यह सारा काम है इसका। यह भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को, कॉलेजों को निधि का वितरण करता है, यानी कि अनुदान देता है, ग्रांट देता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं साथियों, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। इनके अंदर में बहुत सारे सब रीजन्स आएंगे, उनके अंदर फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। देखिए, सबसे पहला काम अनुदान देता है, फंडिंग देता है। जो भी पात्र विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं उनको अनुदान आवंटित करता है। मानकों का निर्धारण करता है, शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, अनुसंधान रिसर्च पे काम करता है, टीचिंग कैसे होगा, इनके लिए मानक मूल्य तैयार करता है, परिभाषित करता है, उसको सुनिश्चित करता है, लागू करता है। नए नए विश्वविद्यालय कॉलेज बनते हैं, इसको मान्यता देता है और उन पर निगरानी भी रखता है। नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करवाता है। नीतिगत सलाह देता है साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को उच्च शिक्षा में सुधार हेतु परामर्श देता है। गुणवत्ता नियंत्रण, विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। जागरूकता और डेटा, उच्च शिक्षा से संबंधित डेटा एकत्रित करता है और फर्जी जो विश्वविद्यालय हैं इनकी सूची जारी करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो आप लोगों को पता है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साथियों। यूजीसी का गठन जो है 1945 में हुआ था और उस समय ये वैधानिक नहीं था। उस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। इनकी देख रेख के लिए गठन किया गया था यूजीसी का 1945 में। 1947 में जिम्मेदारी का विस्तार किया गया और भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी को शामिल किया गया यूजीसी के अंतर्गत। उसके बाद में साथियों अगस्त 1949 में यूनाइटेड किंगडम की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के जो नियम रेगुलेशन बना था, उसी के तर्ज पर यूजीसी के को पुनर्गठन करने के लिए भी सिफारिश किया गया। और ये सिफारिश किसके द्वारा किया गया साथियों?
जो 1948 से 1949 के बीच में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, यूनिवर्सिटी कमीशन जो बना था, जिसके अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। तो इस आयोग का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। और ये बना 1948 से 1949 में। इन्होंने ने ही सिफारिश की कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो रेगुलेशन है उसी के तर्ज पर इंडिया में भी बनना चाहिए। तो इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने और सुधार एवं विस्तार के सुझाव देने के लिए की थी। 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान जो हैं यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद में 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री हमारे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 2053 को अस्तित्व में आया। उसके बाद में 1956 में साथियों, ये महत्वपूर्ण है, 1956 में सांसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया, जिसका कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना था। नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपको याद रखना है, नवंबर 1956 में। उसके बाद में 6 जो क्षेत्रीय केंद्र बने, ये बने 1994 और 95 में। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग जो मुद्दा है। अगर आपको डिटेल में जानना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के बारे में डिटेल से, तो यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि शुरू में हमने बताया, यह जो विनिमय 2026 बना हुआ है, ये समता के संवर्धन हेतु बना हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी पूर्णतः समर्थन करती है साथियों पूर्ण समता एवं समावेशन का। समावेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जो स्पेशल नीडेड लर्नर है या फिर स्टूडेंट है, उनको जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए एक साथ सबों को एक समान शिक्षा देना ही, बिना भेदभाव के एक जगह पे शिक्षा देना ही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं समता और समानता, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। इस तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर। इक्वालिटी यानी कि समानता और इक्विटी मतलब समता। समता का अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं, इसका हाइट लंबा है, ये आराम से मैच देख रहा है, इससे थोड़ा सा कम हाइट है तो इसको भी स्पेशल नीड है, आवश्यकता की पूर्ति करके इसको बराबर लाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसको और भी आवश्यकताएं होंगी, तो इसको और भी आवश्यक चीज़ें दे करके इसका भी हाइट को बढ़ा करके इसको क्या किया जा रहा है, समान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वालिटी में साथियों तीनों को इक्वल चीज़ें दे दी गई हैं, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं। अब देखिए इसको समानता तो दिया गया है लेकिन ये देख नहीं पा रहा है, इसको दिया गया है, ये देख रहा है, ये भी देख रहा है। तो यही है इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर। इक्वालिटी यानी कि सेमलेसनेस, इक्विटी यानी कि फेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं इसको। आप लोग भी देखिए और अपना राय जरूर लिखिएगा। इन विनिमयों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 के नाम से ये जाना जाएगा। भारत में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर लागू होगा। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। तो ये प्रकाशन तो हो गया है, डेट आप लोगों को पता है। उद्देश्य इसका क्या है साथियों? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से, ये जो वर्ड लिखा है यहीं पे विवाद शुरू हो जाता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, एसटी, एससी और जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, इनके लिए भी तो बात कही गई है। दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हित धारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना,
यहीं पे विवाद शुरू होता है कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ा है, इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है इनके लिए भी बात कही गई है। दिव्यांगजनों के साथ भी कुछ भी भेदभाव होता है तो इनके लिए भी रेगुलेशन है। यहाँ पर सिर्फ सामान्य जो सामान्य कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से स्पेशल कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए उनको डर लग रहा है, वो विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में ये कहीं फर्जी कंप्लेन तो नहीं करेंगे, जैसे एसटी एससी ओबीसी हैं, फर्जी केस करके फंसाएंगे, कंप्लेन करेंगे, फिर उन पर कार्रवाई होगी, उनका आगे का जो एजुकेशन है वो प्रभावित होगा। बस यही डर है कि एक यहाँ पर उनका मेंशन नहीं है अलग से, विशेष रूप से थोड़ा सा फोकस किया गया यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दिव्यांगजन हैं, इनके साथ में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या क्या कार्रवाई होगा यूनिवर्सिटीज़ पर और क्या क्या कार्रवाई जो भेदभाव करेंगे उनके साथ होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब भेदभाव की क्या क्या डेफिनेशन है डिटेल में आप देख लें। यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। भेदभाव का अर्थ जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इसमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित या भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबद्ध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्त लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। समता का अर्थ तो हमने आपको बताया अभी। अब ये पॉइंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर आते हैं। जो समता के संवर्धन का कर्तव्य क्या होगा, भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा, हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा, हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरचनात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा इन विनियमों का विधिवत पालन हो और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियाँ भी होंगी। समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा और समान अवसर केंद्र के लिए यहाँ पर जो गठित कमेटी होगी, इसमें संस्थान प्रमुख जो होंगे पदेन अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होगा, व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष रूप से ये आमंत्रित किए जाएंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। अब यहां पर देखिए जो सदस्य का कार्यकाल होगा, सदस्यों का कार्यकाल होगा 2 साल का होगा, 2 साल के बाद में ये बदले जाएंगे, लेकिन जो विशेष आमंत्रित होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। बैठक के लिए गतिपूर्ण, जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे, किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर 4 की होगी। समिति अपनी अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीने में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे जो यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की गई हो। अब समान अवसर देने के लिए यहाँ पर केंद्र बनाया जाएगा, समान अवसर केंद्र का भी यहाँ पर कार्य होगा। और क्या क्या कार्य होगा देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में समुदाय को समग्र रूप से समता और समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना, छात्रों, शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना, साथ ही भेदभाव की धारणा का उन्मूलन करना, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर वैयक्तिक संबंधों की विकास के लिए सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण प्रदान करना, हितधारकों को सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास करना, समाज के वंचित वर्ग के संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना,
किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, साथ ही साथ समय पर जारी सरकार तथा यूजीसी या अन्य संबंधित एजेंसियों संगठनों के अधिसूचनाएं, ज्ञापन, कार्यकाल आदेश का प्रसार करना, उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा, समाज से वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना। ये सारे काम हैं। भेदभाव की किसी भी घटना या प्रतिवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल रखना है बना करके। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व को एक साथ छोटी इकाई भी गठित करेगा। इसे समता समूह कहा जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह गठित कर सकता है और ऐसे समूह गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। समता समूह अपना प्रतिवेदन समान अवसर पर केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि रिपोर्ट देंगे। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में अपनी इकाई, प्रभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हित धारक को समता दूत के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा। समता दूत के रूप में नामित हितधारक परिसर में समता के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे और समान अवसर केंद्र के समन्वयक के संपर्क में रहेंगे। तो ये सारे कार्य हैं। ये कार्यों से तो आपको, ये यूनिवर्सिटी का काम है, वो अपना बनाएंगे, समिति बनाएंगे, गठन बनाएंगे, ये काम है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ होगा क्या, वो आपको समझना है। समता हेल्पलाइन कैसे कार्य करेगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एवं समता हेल्पलाइन स्थापित एवं संचालित करेगा जो 24 घंटे कार्य करेगी। 24 घंटे कार्य करेगी। किसी भी तरह का आपके साथ अगर भेदभाव होता है तो आप तुरंत से शिकायत कर सकते हैं हेल्पलाइन में, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश गतिशील नहीं है तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी। समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारक के लिए सुलभ होगी जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये भी सुविधा रखी गई है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय भी रखा जाएगा। समता के संवर्धन के उपाय। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कॉलेज जो हैं, समता में संवर्धन लाने के लिए ये जो कार्य हैं उनको करना होगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव, आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए। समता को संवर्धन यानी कि बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान परिसर है, कैंपस है, उसमें पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजन करेंगे, कार्यक्रम भी आयोजन करेंगे समता से संबंधित। उच्च शिक्षा संस्थान समता को संवर्धन देने के लिए यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश आदि लागू करना, इनको फॉलो करना होगा। किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह चाहे छात्र हो या संकाय का सदस्य हो या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अब क्या क्या प्रक्रिया होगा अगर भेदभाव की घटना के मामले में कोई भी व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना ऑनलाइन अपने पोर्टल पर, जो कि 24 घंटे खुला रहेगा, लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र भी तो बना है, अभी ऊपर हमने डिस्कस करा, समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रहेगी। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने की विकल्प होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना की प्रथम दृष्टता दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेसित कर दी जाएगी। समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनिमयों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है यदि उनकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनिमयों या कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो वह समिति पहले से ही मामले में जांच में है। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी। समता समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।
हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वयक द्वारा की जाएगी और समता समिति का प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले उच्चतर प्राधिकारी को अग्रेसित की जाएगी। यहाँ पर अपील कैसे करेंगे आप? समता समिति का प्रतिवेदन से अगर असंतुष्ट व्यक्ति हैं तो प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकते हैं। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के आधार पर 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के लिए सभी प्रयास करेगा। अब यह है निगरानी के लिए पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं कि किस तरह से निगरानी रखना है जो कमेटी बनेगी। उसके बाद अनुपालन न करने के परिणाम, अगर जितने भी विनिमय में बातें मेंशन हैं अगर यूनिवर्सिटी संस्थान फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो उनके लिए क्या क्या यहाँ पर परिणाम हो सकते हैं। यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनिमयों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगी। यदि आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा उस संस्थान को। डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए रोक दिया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम जो संचालित करने के लिए वो भी वंचित किया जाएगा। यानी कि यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2, 6 और 12वीं के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से भी हटा दिया जाएगा। ये चीज़ें करी जाएंगी। उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यूजीसी अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार होगा। कुल मिला के अगर कंक्लूड किया जाए साथियों, यहाँ पर विवाद का जो मुख्य कारण है, जैसे यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी जो हैं, यहाँ विशेष रूप से यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दिया गया है कि इनके लिए विशेष रूप से इनके लिए, और जो दिव्यांग हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इनके लिए, इनके साथ अगर भेदभाव होता है तो इनके लिए 24/7 किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो तुरंत ये कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, ईमेल के माध्यम से, या जो समता समिति का जो गठन हुआ है उनके अध्यक्ष के पास कंप्लेन कर सकते हैं और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। डेट भी दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो फिर आगे आप बाद में फिर अपील करेंगे और सख्त से सख्त जो भेदभाव करेंगे उनके साथ कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर इनका कहना है जो यूआर कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, इनको बेसिकली डर यही है कि अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न करें, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करें और कोई जानबूझ के हमारा कंप्लेन कर दे, फंसा दे, बेसिकली यही डर है। बाकी इनके मन में ये भी होगा कि अगर हमारे साथ इन फ्यूचर कोई हमारे साथ ही भेदभाव कर दे, यूआर और जो जनरल हैं, इनका ये भी थाउट है कि कहीं ओबीसी, एसटी या फिर एससी जो हैं हमारे साथ ही भेदभाव न कर दे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, तो हमारे लिए भी ये रेगुलेशन होना चाहिए था, हमारा भी कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए था। इसी का ये विरोध है। बाकी यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी इनका जो कहना है कि हमारे साथ लगातार पहले से भी भेदभाव होते आया है, हमारी संख्या जो उपलब्धि है उच्च संस्थानों में कम है और लगातार हमारे साथ भेदभाव फेस करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए यह जो रेगुलेशन है सुरक्षा कवच है, जिससे समता जो है बरकरार रहेगी, इक्विटी का डेवलपमेंट होगा, इनका मानना है। बाकी इनका मानना क्या है ये आप समझ रहे हैं, बेसिकली यहीं पे दिक्कत आ रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपका क्या क्या मानना है, आप क्या सोच रहे हैं इस रेगुलेशन को लेकर के, क्या सही गलत आप लोग ज़रूर बताएं। जो विवाद का जड़ है बस यही है। बाकी ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं, आर्टिकल 15 जो है वो भी बोलता है कि किसी के भी साथ जो है जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, संवैधानिक अधिकार भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद होना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।